Hello guys, I hope all of you are very fine and fit, right? Guys देखो अमेंडमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप सब लोग बड़े डरते हो अमेंडमेंट्स, बट मैं आपको बता दूं वेरी वेरी सिंपल अमेंडमेंट दिस टाइम। आपको बहुत सिंपल तरीके से विथ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं ये अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा ताकि एग्जाम में जब आपके सामने इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना जाए। ओके, अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस। सबसे पहले आप ये दिमाग में डाल दो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब अमेंडमेंट आए, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, इसमें कोई नए चेंजेस है क्या? गाइस बिल्कुल सिंपल सिंपल चेंजेस है इस बार, राइट? इसके अलावा जब आप ये अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इनको आपको 100% पढ़ के जाना है। इसमें से कोई भी पार्ट आप छोड़ के नहीं जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चेंजेस पे, अमेंडमेंट्स पे इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का समय है और आपको पढ़ना भी बहुत है। बाकी सब बातें अपन एक हाथ वीडियो में करेंगे। अमेंडमेंट्स के लिए आप ये पूरे वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है वो आप देखिए, और आई एम श्योर कि इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। मैंने ये जो अमेंडमेंट्स दी आपको पूरा जो बुक का अपना पेज है वो पेज वहां पे दिया है, उसका पेज नंबर भी आपके नोट्स में देखना, पेज नंबर भी है वहां पे, ताकि आपको तकलीफ ना जाए। मतलब ये अमेंडमेंट्स कौन से पेज पे है वो आप लिंक कर पाए। अगर आप मेरे स्टूडेंट से, मेरे से पढ़े हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट पेज नंबर मिलेगा। सर हम आपसे पहले पढ़े नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पूरा सेक्शन ही वहां पे आपके लिए दे दिया है। ओके, तो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज अमेंडमेंट। ओके, चलो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले कोई भी वॉल्यूम 1 के बाकी कोई भी चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं है। सीधा हम लोग आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। कंपोजिशन स्कीम में एक छोटा सा चेंज है जो अपन बाद में देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी हार्डली 2-3 चेंजेस है बस। ओके, बिल्कुल सिंपल चेंजेस है। तो पहला अमेंडमेंट है, आपको अगर याद होगा गाइज, तो रूल 36(4) हमने देखा था, राइट? 36(4) मैं पहले एक बार रिवाइज करवा के देता हूं आपको। तो 36(4) में क्या था कि याद करो थोड़ा सा, अगर सप्लायर जो है वो सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस फर्निश करता है, राइट? सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस फर्निश करेगा, और फिर रेसिपिएंट के, आप सप्लायर मान के चलो, और मेरे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में वो दिखते, बराबर? मेरे जीएसटीआर 2A में दिखेंगे। अब कुछ इनवॉइसेस ऐसे होते थे जो सप्लायर ने फर्निश ही नहीं किए, राइट? तो जीएसटीआर 2A में, मेरे जीएसटीआर 2A में वो दिख ही नहीं रहे थे, बराबर? तो अब गवर्नमेंट ने बोला था कि ऐसे केस में आप प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो। प्रोविजनल क्रेडिट कितना? प्रोविजनल क्रेडिट जितना एलिजिबल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एलिजिबल क्रेडिट के 10% तक। पहले ये 20% हुआ करती थी लिमिट, राइट? फिर उसको घटा के 10% किया, और उसको और गवर्नमेंट ने कम कर दिया। मार दो एसएससी को भाई, मार दो तुम एक बार का। अब कितना कर दिया? केवल 5%। अनमैच्ड क्रेडिट का, अनमैच्ड क्रेडिट जो है मतलब वो इनवॉइसेस सप्लायर ने फर्निश्ड ही नहीं किए, अपलोड ही नहीं किए। कहां फर्निश नहीं किए सर? उसके जीएसटीआर 1 में फर्निश नहीं किए। तो अब उसका मुझे कितना परसेंट अनमैच क्रेडिट का प्रोविजनल क्रेडिट आईटीसी ले पाऊंगा? मैं केवल 5% आईटीसी में ले पाऊंगा। अरे बात को समझ में? बिल्कुल सिंपल चेंज, वो हमने ऑलरेडी देखा है। बस 10% की जगह अब उन्होंने 5% कर दिया, राइट? तो चलो देखो क्या बोलता है, unmatched credit cannot exceeds, earlier it was 10%, now it is 5% of the ITC available in GSTR 2A। तो मेरे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में जितना एलिजिबल आईटीसी दिख रहा है उसका केवल 5% मैं और प्रोविजनल बेसिस पे ले सकता हूं। ओके, तो बस वही चेंजेस है। और एक छोटा सा माइनर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, और वो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट क्या है? देखो वहां पे पहले क्या लिखता था, वर्ड देखते अपन, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रेसिपिएंट की बात चल रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स
द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन, पहले वर्ड यूज करते थे अपलोडेड, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए, हैव नॉट बीन अपलोडेड, जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए, अब वो अपलोडेड की जगह उन्होंने वर्ड फर्निश्ड यूज करना शुरू किया। तो जहां जहां अपलोडेड वर्ड आया वहां वहां फर्निश्ड वर्ड आपको रिप्लेस करना। ओके, वेरी सिंपल क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कि उनका कहना है कि जीएसटीआर 1 जो सप्लायर का है वो सप्लायर अपलोड करेगा, लेकिन मेरे लिए तो फर्निश्ड है ना, तो इसलिए उन्होंने वो अपलोडेड की जगह फर्निश्ड वर्ड यूज किया, बाकी कुछ भी नहीं है। बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) दैट इज इन हिज जीएसटीआर 1, उसके जीएसटीआर 1 में, एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ द रेसिपिएंट। अब उसने अपलोड नहीं किया, उसने फर्निश नहीं किया, तो मेरे जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा है। शॉल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been furnished by the supplier under section 37(1) of GSTR 1 and reflected in 2A of the recipient। मतलब क्या कि मैं 5% प्रोविजनल क्रेडिट कौन से अमाउंट का ले सकता हूं? जो अमाउंट, ध्यान दो, जो अमाउंट जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने फर्निश किया, जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में उसने सप्लायर ने फर्निश किया और जो मेरे 2A में दिखा, सिंपल ऐसा है। अरे बराबर, तो सिंपल, जितना मेरे 2A में दिख रहा है उतना क्रेडिट तो मैं ले ही सकता हूं, उसके अलावा प्रोविजनल क्रेडिट 5% में ले सकता हूं। दैट्स इट, खत्म, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, चल, इतना सिंपल। बाकी ये पूरा जो सर्क्यूलर था एज इट इज वैसे ही, बस अपलोडेड की जगह फर्निश्ड हो गया और 5% हो गया 10% की जगह, राइट। बाकी सब चीजें, क्लैरिफिकेशन, एवरीथिंग रिमेन सेम। ओके, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो, जैसे हम लोगों ने देखा था, सप्लायर है फर्निश्ड फॉर्म जीएसटीआर 1, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दिया। अब वो जीएसटीआर 1 में 80 इनवॉइसेस थे, 80 इनवॉइसेस थे। अब वो 80 में से इन्वॉल्विंग द आईटीसी ऑफ 6 लाख, वो पूरे 80 लाख 80 जो इनवॉइसेस थे, वो 80 में क्रेडिट कितना था? 6 लाख का क्रेडिट था, बराबर। तो 6 लाख का क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2A में दिख रहा है रिसिपिएंट के, तो उतना तो मैं ले ही सकता हूं। इसके अलावा 5%, मतलब 6 लाख का 5% 30,000 में और ले सकता हूं। तो टोटल क्रेडिट दैट आई कैन टेक इज 6,30,000 प्लस 30,000, राइट। ये 6 लाख प्लस ये 30,000। अरे समझ में आया? मैं फिर 6,30,000 का क्रेडिट ले सकता हूं। 30,000 इज अ प्रोविजनल क्रेडिट, जिसके इनवॉइसेस अभी अपलोड नहीं हुए, फर्निश नहीं हुए जीएसटीआर 1 में, बट मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। फिर सेकेंड केस में दिया है, जीएसटीआर 1 अपलोड किया 80 इनवॉइसेस के साथ, इन्वॉल्विंग द क्रेडिट ऑफ ₹7 लाख, 7 लाख का क्रेडिट है। तो 7 लाख तो वो तो क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरे जीएसटीआर 2A में भी दिख रहा है, प्लस 5%, मतलब 35,000। तो मुझे टोटल कितना क्रेडिट मिलेगा? 7,35,000। और लास्ट एग्जाम्पल, 85 इनवॉइसेस अपलोड किए, जिसका 9.5 लाख का क्रेडिट मेरे 2A में दिख रहा है। तो 9.5 लाख इज एलिजिबल क्रेडिट, वो एलिजिबल क्रेडिट का 5%, दैट इज 47,500। तो टोटल अब मैं 9,97,500 का क्रेडिट इस मंथ में दे सकता हूं। सिंपल ऐसा है। ओके, बोल, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। क्या टाइम लिमिट है आईटीसी अवेल करने का? किसके लिए बात कर रहे हैं मालूम है आपको? ये बात कर रहा है गाइस डेबिट नोट के लिए, डेबिट नोट। मैं पहले आपको पूरा समझा के बताता हूं क्या ये बोलना चाह रहा है। ओके, चल देखो, क्या होता है कि ये कोई एक सप्लायर है, ध्यान से सुनना, ये सप्लायर है। ये सप्लायर ने कोई गुड्स रेसिपिएंट को भेजे, सप्लायर ने, और यहां पे लेट्स से ये मंथ है जनवरी 22, राइट, जनवरी 22। ओके, अब ये गुड्स के रिलेटेड इनवॉइस भी चले गया, और ये इनवॉइस में क्रेडिट था, लेट्स से आईटीसी मतलब जीएसटी जो लग के आया था वो 1 लाख रुपए का जीएसटी। ओके, ये ओरिजिनल इनवॉइस है। अब सप्लायर ने क्या किया? एक डेबिट नोट भी इश्यू कर दिया। कौन से मंथ में इश्यू किया? लेट्स से सप्लायर ने अगेन
एक डेबिट नोट इसी को कोई और सर्विस ली होगी। डेबिट नोट में बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं एक बार वापस समझा देता हूं कैसे होता है। देखो, ये जनवरी 22 में सप्लायर ने कोई इनवॉइस दिया, एक कोई सर्विस दी या फिर कोई गुड्स भेजे, राइट। और वो गुड्स के रिलेशन में हो सकता है कोई एक सर्विस दी जो कि अगस्त 22 में, अगस्त 22 में कोई एक सर्विस दी इसके रिलेशन में। और अच्छा, इसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, 10 लाख पे 1 लाख रुपए का जीएसटी आया और इसका जीएसटी आया 10,000। ओके, इसका जीएसटी 10,000, इसकी वैल्यू थी 1 लाख। कोई एक फर्नीचर मशीनरी वगैरह होगी जिसका इंस्टॉलेशन का सर्विस ये नीचे दे रहा है ना, इंस्टॉलेशन सर्विस का डेबिट नोट, और ये है एक्चुअल वैल्यू 10 लाख रुपए, वैल्यू में 10 लाख रुपए ली। 10 लाख रुपए के गुड्स जनवरी महीने में गए और फिर उसका इंस्टॉलेशन हुआ अगस्त महीने में, जिसका 1 लाख रुपए चार्ज किया और उस पर भी 10,000 का जीएसटी। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे एग्जांपल। अभी डेबिट नोट क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो इनवॉइस इशू किया गुड्स के अगेंस्ट में, सप्लायर है कोई, आप सप्लायर हो, आपने आपके बुक्स में मुझे डेबिट कर दिया क्योंकि मैं आपका क्या हूं, डेटर हूं। अरे मैं आपका डेटर हूं ना, तो आपने इनवॉइस जब 10 लाख का जनवरी महीने में मुझे भेजा तो आपने मुझे डेबिट कर दिया। ओके, फिर अगस्त महीने में और आपने मुझे कोई सर्विस दी, मुझे और डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से और पैसा लेना है, मैं डेटर हो गया ना आपका, और पैसा लेना है 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन सर्विस का, तो ये 1 लाख रुपए से भी मुझे डेबिट कर दिया। तो ये हो गई मेरे लिए डेबिट नोट, आपने मुझे डेबिट नोट इशू कर। ओके, और ये हो गया ओरिजिनल इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस। चल, इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ पुरानी चीजें याद करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो पक्का 100% आपको याद है। देखो, तो ये जो ऊपर वाला पहला इनवॉइस है जो जनवरी 22 में आपने मुझे दिया था, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया था, अब आपने आपके जीएसटीआर 1 में चढ़ा दिया। मैं कब तक इसका क्रेडिट ले पाऊंगा? देखो, आपको मालूम है कि मैं इसका क्रेडिट ले पाऊंगा गाइस, ये ईयर है हमारा, ये ईयर 22, 23 ये मान के चलो ईयर है, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं सितंबर 22 का जो रिटर्न है मेरा, सितंबर 22 का, गलत निकाला मैंने, यहां पे निकाल दिया अपन उसको, अपन पूरा ईयर लिखते है ना, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। ओके, और आपने मुझे जो इनवॉइस दिया है, अच्छा ये 21 है, सॉरी 22 मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, राइट। आपने गुड्स मुझे यहां भेजे, राइट, जनवरी 22 में, तो मैं इसका क्रेडिट कब तक ले सकता हूं? मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूं गाइस, ये मेरा सितंबर 22 का जो रिटर्न जाता है, सितंबर 22 हो जाता है अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2022 तक, या फिर एक्चुअल फाइलिंग डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तब तक मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूं। आपको मालूम है सितंबर मंथ, नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ तक क्रेडिट ले सकता हूं। अब ये 1 लाख का क्रेडिट, ये 1 लाख के आईटीसी का क्रेडिट, तो मैं सितंबर का रिटर्न या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तक ले सकता हूं, राइट, मतलब सितंबर 22 तक ले सकता हूं। इतना समझ में आ गया? ओके सर। अब पहले क्या था कि इसके ये इनवॉइस के रिलेशन में जो डेबिट नोट थी, ये इनवॉइस के रिलेशन में, ओरिजिनल इनवॉइस के रिलेशन में जो डेबिट नोट थी, उसका भी क्रेडिट आप इनवॉइस के बेस पे ही ले सकते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि ये डेबिट नोट भी आपके जनवरी 22 से रिलेटेड है, इनवॉइस से रिलेटेड है, लेकिन उसका क्रेडिट भी आप सितंबर 22 तक ही ले सकते थे। अरे समझ में? भले ही देखो, भले ही ये डेबिट नोट जो इशू हुई है वो अगस्त 22 में हुई है, मतलब आपके नेक्स्ट ईयर में इशू हुई है। अरे बराबर, ये जो डेबिट नोट है ये अप्रैल के बाद, मतलब अगस्त 22 में इशू हुई है, लेकिन इसका भी क्रेडिट आप कब तक ले सकते थे? ये सितंबर 22 का रिटर्न जो है, मतलब 20 अक्टूबर तक ही ले सकते थे। अरे समझ में आया? बट अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला कि ये जो इनवॉइस और ये डेबिट नोट है, इनको आप सेपरेट ट्रीट करो, इसको आप सेपरेट ट्रीट करो, ये दोनों को आप सेपरेट ट्रीट करो। मतलब
अब ये ऊपर वाला जो इनवॉइस है ओरिजिनल इनवॉइस, इसका क्रेडिट तो आप सितंबर 22 का मतलब 20 अक्टूबर 2022 तक ही ले सकते हो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ले सकते हो। लेकिन ये जो डेबिट नोट है इसका क्रेडिट आप कब तक ले पाओगे, तो ये अगस्त 22 में इशू हुई है, तो ये 22, 23 और सितंबर 23 का रिटर्न जब जाएगा आपका, मतलब 20 अक्टूबर 2023 तक आप इसका क्रेडिट ले सकते हो डेबिट नोट का। अरे समझे, कब तक ले सकते हो, तो आप अब ये डेबिट नोट जो है उसको सेपरेट ट्रीटमेंट दो, उसको वो इनवॉइस से लिंक मत करो। इनवॉइस का क्रेडिट तो आप बराबर ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर का जो सितंबर है उसके वहां तक ही ले पाओगे। मतलब ये जनवरी 22 का ईयर मेरा कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है। अरे बराबर, तो वहां का ईयर खत्म होने के बाद सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर 2022 उसका रिटर्न कब तक जाएगा, सितंबर मंथ का 20 अक्टूबर 2022 तब तक ले लो। बट when it comes to the debit note, though it is linked to the original invoice, मतलब जो जनवरी 22 वाला है उससे लिंक्ड है, उससे कोई मतलब नहीं, आप वो डेबिट नोट को सेपरेट ट्रीट करोगे। और वो डेबिट नोट जिस साल इशू की वो साल खत्म होने के बाद, कौन से साल इशू किए 22-23, वो साल खत्म होने के बाद उसका जो सितंबर रहेगा, मतलब सितंबर 23, वो सितंबर 23 का रिटर्न अक्टूबर 23 20 अक्टूबर 23 को जाएगा, तब तक आप उसका क्रेडिट ले सकते। अरे बात को समझे, तो ये एसएससी के लिए बहुत फायदेमंद बात कर ली, क्योंकि एसएससी को अब ज्यादा टाइम मिल गया। ओके, तो देखो वहां पे क्या लिखता है, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, राइट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर मंथ का रिटर्न मतलब 20 अक्टूबर या एक्चुअल फाइलिंग, ये तो मालूम है आपको, राइट। तो अब देखो वहां पे क्या लिखता है, आईटीसी ऑन द इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट्स relating to the invoice pertaining to financial year can be availed at any time from the date of filing of return for the month of September succeeding the financial year or actual date of filing annual return whichever is earlier। क्या वर्ड काट दिया देखो, डेबिट नोट रिलेटिंग टू द इनवॉइस, रिलेटिंग टू इनवॉइस ये वर्ड को उन्होंने काट दिया। मतलब अब ये डेबिट नोट को आप सेपरेट ट्रीट करो, उसका टाइम पीरियड आप सेपरेट ट्रीट करो, ऐसा उनका कहना है। अरे बराबर, तो ये एसएससी के लिए एक फायदेमंद बात गवर्नमेंट ने कर दिया। देखो एनालिसिस दिया अमेंडमेंट का, आफ्टर द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू द डेबिट नोट is of no relevance on determining of limit to take the ITC of GST charged on debit note। तो डेबिट नोट पे जो अब जीएसटी आएगा उसका क्रेडिट का आपको सेपरेट टाइम लिमिट मिलेगा। वो टाइम लिमिट का ओरिजिनल इनवॉइस के टाइम लिमिट से कोई लेना देना नहीं। उसका एक एग्जांपल भी दिया, अपन देखते हैं अभी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको समझ गया, राइट। देखो, इट मे बी नोटेड दैट द रिटर्न for the month of September is to be filed by 20th of October and the annual return is to be filed by 31st of December of succeeding financial year। मतलब आपका ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर का 20th अक्टूबर या फिर 31st दिसंबर को आपको रिटर्न फाइल करना है। सो द अपर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द आईटीसी is 20th October of the next financial year or actual date of filing of annual return whichever is earlier। The underlying reasoning for the restriction is that no change in the return is permitted after September of the financial year। If the annual return is filed before the month of September, then no change can be made after the filing of annual return। मतलब क्या बेटा, कि अगर आपने सितंबर के पहले ही आपका एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, सितंबर मंथ के पहले, जैसे आपको ड्यू डेट दी है सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न मतलब 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट, बट आपने रिटर्न क्या किया, रिटर्न आपने अगस्त में, एनुअल रिटर्न आपने अगस्त महीने में फाइल कर दिया, तो अब आपके लिए डेट क्या बन जाएगी, अगस्त बन जाएगी। मतलब लास्ट क्रेडिट आप आपको अगस्त तक ले सकते। और रीअवेलिंग क्रेडिट वाला दिया है, अगर आपने पहले रिवर्स कर दिया था, देखो क्या बोलता है, द टाइम लिमिट ऑफ 16(4) डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ द क्रेडिट दैट हैड बीन रिवर्स अर्लियर। हाँ, अगर आपने कोई क्रेडिट अर्लियर रिवर्स किया था, तो रिवर्स करने के मतलब मान के चलो आपने ईयर में कोई क्रेडिट रिवर्स कर दिया, गलती से रिवर्स कर दिया, और फिर आपको वापस लेना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं, रिवर्सल वाला, क्योंकि वो तो आपने पहले ले लिया था ना, यू हैड ऑलरेडी टेकन इट, बट गलती से वो रिवर्स हो गया, तो फिर उसके लिए ये सितंबर या फिर
एनुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं, वो इसके लिए एक्सेप्ट। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल देखो। नीतीश डिलीवर्ड द मशीन टू विहान इन February 21। February 21 में एक मशीन डिलीवर किया। इमेजिन करो सब चीजें, मान के चलो कि आप खुद पे लो ये सब चीजें, राइट। नीतीश ने डिलीवर किया मशीन विहान को, इनवॉइस नंबर 12 फाड़ा 5th of February 21 को फॉर ₹50,000 प्लस जीएसटी। February 21 मतलब ये कौन से साल की बात कर रहा है गाइस? 2021 की। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, यहां पे इनवॉइस इश्यू हो चुका है। ओके, एंड अंडरटुक द ट्रायल रन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विहान। तो जो भी विहान ने बोला कि भाई ट्रायल रन चाहिए मुझे, तो ट्रायल रन दे दिया। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वॉज कवर्ड इन अ डेबिट नोट रेज्ड इन May 21 फॉर द 10,000 प्लस जीएसटी, है ना। अब पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज पूछ रही थी, वो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज का डेबिट नोट जो है वो May 21 में गया। May 21 में मतलब अब ये गया 21-22, नेक्स्ट ईयर में गया 21-22 में, May 21। अरे समझ में आया क्वेश्चन? ऊपर वाला जो था वो 50,000 प्लस जीएसटी वाला इनवॉइस था और नीचे वाला 10,000 प्लस जीएसटी वाला। तो देखो वो 50,000 प्लस जीएसटी वाला, उसका क्रेडिट आप कब तक ले पाओगे? तो ये ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ तक। सितंबर का रिटर्न जो जाएगा 20 अक्टूबर 21 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। मतलब 50,000 का इनवॉइस जो था वो इनवॉइस का जीएसटी आप 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न तक ले सकते हो 20th अक्टूबर 21। बट जो 10,000 वाला है, पहले ऐसा था कि उसको लिंक किया जाता था ओरिजिनल इनवॉइस से, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब इसके लिए 21-22 का जो सक्सीडिंग ईयर रहेगा, मतलब 20 अक्टूबर 2022 तक, इस दिन तक क्रेडिट लिया जा सकता है। अरे समझे? तो देखो, विहान फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर 2021 and 21-22 in the month of December 21 and December 22 respectively। उसने एनुअल रिटर्न तो एक्चुअल डेट 31 जो थी तभी फाइल के। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ टेकिंग आईटीसी? तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि पहला 50,000 वाला जो इनवॉइस था उसका क्रेडिट आप 20 अक्टूबर 2021 तक ले पाएंगे, 21 तक, और दूसरे वाले का 20 अक्टूबर 2022। आप पढ़ सकते हो। बिफोर अमेंडमेंट क्या था वो भी दिया पहले, अभी क्या है। ओके, बोलो कोई डाउट है? डन? देन एक नया रूल ऐड हुआ है गाइस, रूल 86B। अभी क्या है पहले आप उसको समझ लो, फिर अपन देखते हैं उसको। ओके, 86B। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गाइस। जैसे देखो, लोग बड़े होशियारी कर रहे थे। कैसे? गुड्स परचेस कर रहे थे, मान के चलो 10 करोड़ रुपए के मैंने गुड्स परचेस किए, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का आईटीसी ले लिया। ओके, अब मैं क्या करता था, वो जो 10 करोड़ रुपए के गुड्स मैंने परचेस किए वो एज इट इज 10 करोड़ रुपए के आगे बेच देता, तो मेरी लाइबिलिटी भी 1 करोड़ रुपए आ गई और वो 1 करोड़ का जो इनपुट था उसके साथ सेट ऑफ कर दिया। और ऐसे डमी कंपनीज खोल रहे थे लोग, डमी कंपनीज खोल के बस परचेस और सेल ऐसा करने के लिए लोग कंपनीज या प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म खोल के ऐसे डमी क्रेडिट्स ले रहे थे। तो गवर्नमेंट को ये लूप होल को पकड़ना था और उन्होंने क्या बोल दिया, देखो, अगर आपका टर्नओवर कौन सा, टैक्सेबल सप्लाई का, ध्यान से सुना, अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर कोई पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख के ऊपर है, मतलब इस मंथ में मान के चलो ये है December 21, तो ये दिसंबर मंथ में आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से ऊपर गया गाइस, तो आपको जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी आएगी, आउटपुट लायबिलिटी पे आपको एटलीस्ट 1% तो भी कैश लेजर से टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 50 लाख के ऊपर चले गया कोई पर्टिकुलर मंथ में आपका 50 लाख से ऊपर चले गया, तो आपको मिनिमम आपको 1% की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, लेट्स से 50 लाख पे आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी लेट्स से
5 लाख रुपए है ना, 50 लाख का आपका टर्न, एग्जैक्ट 50 लाख ने अपन ज्यादा लेना पड़ेगा, 60 लाख लेते, एक्सीड्स बोला है वहां पे, राइट, 60 लाख। तो 60 लाख पे अपन मान के चलते 10% आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब 6 लाख की आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई, राइट, 6 लाख। अब ये 6 लाख का एटलीस्ट 6 लाख की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो आप पूरा आईटीसी के साथ 6 लाख रुपए सेट ऑफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1% तो भी, 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब 6,000 तो भी आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। अरे समझ में आया आपकी बात? तो देखो क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो उनका कहना क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट अवेलेबल है ना, उसके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप पे नहीं कर पाएंगे, कुछ तो है तुझसे राबता, है ना, हाँ, कुछ तो अमाउंट जो है वो कुछ तो अमाउंट आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, और वो कुछ तो कितना है, तो वो है 1%। ओके, तो देखो, notwithstanding anything contained in this rule, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger, to discharge the liability towards output tax in excess of 99% of such a tax liability। मतलब 99% तक तो आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हो, बट 1% नहीं कर सकते हो इन केस वेयर द टैक्सेबल वैल्यू अदर देन एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई इन द मंथ एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। एग्जाम्पल लेते, देखो, लेट्स से आपका टैक्सेबल वैल्यू, जैसे कि मैंने बोला, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है 40 लाख का, और आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है 30 लाख का कोई पर्टिकुलर मंथ। तो क्या आपको ये 86 भी एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, आपको एप्लीकेबल नहीं। बट यही अगर 40 लाख का ये 60 लाख हो गया, तो फिर आपको ये पर्टिकुलर मंथ वाइज बात चल रही है, ईयर वाइज नहीं, तो ये पर्टिकुलर मंथ में आपको 86 भी अप्लाई हो जाएगा। और अगर 86 भी अप्लाई हो गया, तो फिर ये 60 लाख पे जो आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, ये टर्नओवर है आपका, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई, उसका वो जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए आप मैक्सिमम 99% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, पूरा 100% नहीं। भले क्यों ना आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा है, बट फिर मान के चलो इस पे लाइबिलिटी आ रही है, जैसा मैंने बोला 6 लाख रुपए की, और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, फिर भी आप पूरे 6 लाख रुपए का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं कर पाए। एटलीस्ट 1% आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, मतलब आपको कैश, जेब से कैश भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया? ओके, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, देखो, प्रोवाइडेड दैट द सेड रेस्ट्रिक्शन शॉल नॉट अप्लाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने क्या, जो लोग चोरी करते उनको रोक लगवाने के लिए किया, बट हर एक कोई चोर थोड़ी ना है भाई, है ना, हर एक चोर है क्या? नहीं, तो फिर उनके लिए उन गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो ये 4-5 लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए। तो ये 5 लोग कौन कौन से, चलो देखते हैं। पहला देखो, द सेड पर्सन, मान के चलो कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर कोई पर्टिकुलर मंथ में, दिसंबर मंथ में 60 लाख गया। द सेड पर्सन और द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर है, या फिर कर्ता, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, as the case may be, have paid more than 1 lakh as income tax, 1 lakh as income tax under Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year, for which the time limit of filing the income return of income under subsection 1 of section 139 of the said act has been expired। मतलब क्या गाइस, कि ऐसे कोई पर्सन या फिर उसका पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर कर्ता एचयूएफ का, वो लोगों ने लास्ट 2 इयर्स में 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया। भाई अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, मतलब वो जेन्युइन आदमी है ऐसे गवर्नमेंट के नजर, है ना, वो जेन्युइन है कि भाई इतना बड़ा अगर टैक्स कोई पे कर रहा है, वो ऐसे चिंदी चोरी काम नहीं करेगा 1% के लिए, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये जो
उन्होंने पूरा 100% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज किया तो भी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज किया तो भी चलेगा, उनको वो 99% वाला जो क्लॉज है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अरे समझ में आए? अगर उन्होंने क्या किया, एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स में 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे किया, क्योंकि अब ये लिंक्ड है ना, जीएसटी और इनकम टैक्स लिंक्ड है, तो वो देखेंगे कि इनकम टैक्स में इसने पे किया है कि यस, मतलब इनकम टैक्स में उन्होंने टर्नओवर दिखाया है, इनकम टैक्स में टर्न, तभी तो इधर टैक्स पे किया ना इनकम टैक्स में, तो 1 लाख से ऊपर टैक्स पे किया। दूसरा, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द रिफंड ऑफ ₹1 लाख इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 54। रिफंड में हमने देखा था सेक्शन 54 में 0 रेटेड सप्लाई, और उसी के नीचे सेम क्लॉज देखो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर स्कीम में अगर कोई पर्सन ने, सेम क्लॉज है, पढ़ो, सी भी पढ़ लो, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द रिफंड ऑफ ₹1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 54, मतलब इन्वर्टेड वाला। तो कोई पर्सन ने 1 लाख रुपए का रिफंड लिया है प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने रिफंड लिया है, चाहे वो एक्सपोर्ट का रिफंड लिया हो, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिफंड लिया, तो भी उसे 100% उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज किया तो भी चलेगा। सर ऐसा क्यों? अरे सिंपल सी बात है ना, जब ये लोग रिफंड लेने जाते हैं तो उनका 100% स्क्रूटनी होता है, तो 1 लाख रुपए का रिफंड बड़ा अमाउंट होता है, तो गवर्नमेंट तो आपको अरे गवर्नमेंट के जेब से पैसा निकालना मतलब शेर के जबड़े से उसका निवाला निकालना, तो वो तो पूरा छानबीन करके ही आपको रिफंड देंगे। तो तभी उन्होंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ चेक कर लिया था कि ये पर्सन प्रॉपर है, तभी तो उसने रिफंड दिया था ना, तभी तो उसने रिफंड दिया था, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट में। तो ऐसे केस में फिर उनका ऐसा माना जाएगा कि उनकी वो जो काम कर रहे हैं वो गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिफंड वाले ऑफिसर्स ने उनको चेक कर लिया है, 1 लाख रुपए का रिफंड प्रीवियस ईयर में इशू किया है, उनके पूरे बुक्स चेक हो चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी सेट ऑफ मारा, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे समझे बात? देन द रजिस्टर्ड पर्सन has discharged his liability towards output tax through the electronic credit cash ledger for amount which is in excess of the 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, अरे चिंता मत करो, देखो सिंपल, देखो अब मान के चलो ये दिसंबर मंथ है, दिसंबर 21, ओके। अब ये दिसंबर 21 का आपका टैक्सेबल टर्नओवर का वैल्यू चले गया 1 करोड़, मतलब 50 लाख के ऊपर, तो आपको तो 86 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम ये 1 करोड़ पे जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके साथ आप मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, 99%। बट देखो क्या बोला गवर्नमेंट ने कि आप एक काम करो कि ये साल दिसंबर 21 कब से शुरू हो रहा है, अप्रैल 21 से शुरू हो रहा है, बराबर। ये अप्रैल 21 से आप यहां तक का पूरा आपका लायबिलिटी का टोटल कर लो, पूरी लायबिलिटी का टोटल कर, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, लेट्स से वो टोटल आई 20 लाख, या 20 लाख ज्यादा हो गया, अपन पकड़ते उसको 14 लाख, 14 लाख की आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, टर्नओवर नहीं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका कितना है, 14 लाख। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपने ये जो 14 लाख रुपए आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई, ये 14 लाख में इसका 1% क्यूमुलेटिव करो, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक की पूरी लायबिलिटी आपकी 14 लाख, क्यूमुलेटिवली ये 14 लाख के लायबिलिटी में से अगर आपने 1% पूरे इतने मंथ में कैश लेजर से पे किया है, तो दिसंबर मंथ में आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे समझे? तो टोटल जो आपकी क्यूमुलेटिव लायबिलिटी आई, वो क्यूमुलेटिव लायबिलिटी का अगर आपने 1% पूरे पहले के पूरे मंथ में, अप्रैल टू नवंबर तक पूरे मंथ्स में अगर आपने 1% कैश लेजर से पे किया है, तो आपको दिसंबर मंथ की लायबिलिटी के लिए आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, 99% या रूल 86 भी आपको नहीं एप्लीकेबल होगा, राइट। तो देखो क्या बोलते हैं, आप समझ में आएगा आपको। द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी towards the output tax through the electronic cash ledger of the amount which is in excess of 1%,
ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली, मतलब ये 14 लाख का 1%, मतलब 14,000 रुपए अगर आपने अप्रैल से नवंबर तक की जो आपकी 14 लाख की लाइबिलिटी है, ये 14 लाख की लाइबिलिटी में से आपने अगर 14,000 रुपए 14,000 रुपीज इफ यू पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्यूमुलेटिवली या मोर देन 14,000 इन एक्सेस ऑफ 1%, मतलब 14,001 या 15,000 या फॉर दैट मैटर अप टू 14 लैक्स, जितना भी अमाउंट अगर आपने कैश लेजर में पे किया है, तो फिर आपको ये दिसंबर मंथ की जो लाइबिलिटी है उसके लिए आपको 86B एप्लीकेबल नहीं रहे। अरे बात को समझे आप, मैंने क्या बोला, एक बार वापस पढ़ो, समझ में आया, राइट। तो टोटल क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी देखो, वो ईयर की आपकी जो मंथ में आप खड़े हो वो ईयर की आपकी टोटल लाइबिलिटी देखो, उस ईयर में क्या आपने 1% इन एक्सेस ऑफ 1% कैश लेजर से पे किया, इफ यस 86B वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू। ओके, तो पहला हमने देखा अगर उसने इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर पे किया लास्ट 2 ईयर्स में। दूसरा हमने देखा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या जीरो रेटेड सप्लाई का आपने रिफंड लिया 1 लाख से ऊपर अगर आपका लास्ट ईयर में है तो। और तीसरा हमने देखा कि क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी का, उस साल की क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी का आपने कैश लेजर से 1% से ज्यादा पेमेंट किया है। एंड लास्ट वन, द रजिस्टर्ड पर्सन, ये गवर्नमेंट के ढाबे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके लिए कैसे एप्लीकेबल करेंगे भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब लोगों के लिए 86B एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी यूज किया लाइबिलिटी के लिए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात को समझे, इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ किया आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो भी कोई दिक्कत। बेसिकली रूल क्या कहना चाहता है, मैं वापस एक बार समझाता हूं गाइस आपको, कि गवर्नमेंट चाहता है कि बोगस ट्रांजैक्शंस ना हो, इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएंगी वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का आप मैक्सिमम 99% अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर सकते हो, बचा हुआ 1% अमाउंट आपको कैश में, कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्रेडिट है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ पैसा ही नहीं, ऑफकोर्स आपको कैश लेजर से करना पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो आप मैक्सिमम उसे 99% तक यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट उसके एक्सेप्शंस कुछ नीचे दिए हुए ABCDE, अरे बराबर। एंड ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो पर्टिकुलर मंथ में आपका जो टर्नओवर है टैक्सेबल गुड्स का, ध्यान देना, टैक्सेबल सप्लाई का, ये 50 लाख से ऊपर गया तो ही ये एप्लीकेबल है। मतलब आपका टर्नओवर अगर कम है 50 लाख से या 50 लाख तक है तो फिर आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है गाइस, ये रूल आपको एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकते, ओके, प्रोवाइडेड दैट further that the commissioner or an officer authorized by him in this behalf may remove the said restriction on after such a verification and such a safeguard as he may deem fit। मतलब क्या, कमिश्नर या जो ऑफिसर रहेगा वो भले क्यों ना टर्नओवर 50 लाख से ऊपर गया या फिर ये ABCDE में नहीं फंस रहा है, बट उसको लगता है कि नहीं यार ही इज अ जेन्युइन पर्सन, तो कुछ सेफगार्ड्स रख के वो उस पर्सन को ये रूल से बाहर निकाल सकता है, मतलब उसको यूज करने दे सकता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। आई होप आपका ये रूल क्लियर हो गया है ना। थैंक यू।